प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। ये वीडियो लेक्चर बीएससी थर्ड ईयर फिजिक्स के पेपर फर्स्ट क्वांटम मैकेनिक्स का वीडियो लेक्चर नंबर 15 है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो लेक्चर। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं कि इससे पहले वीडियो लेक्चर नंबर 14 में हमने क्या चीज़ डिस्कस किया था। तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने तरंग फलन को हम डिस्कस कर रहे थे, वेव फंक्शन को। किसको? वेव फंक्शन को, जिसको श्रोडिंगर ने बताया था कि किसी तरंग फलन को या किसी जो द्रव्य तरंगें होती हैं उनको व्यक्त करने के लिए एक भौतिक राशि का प्रयोग किया जाता है। उस भौतिक राशि को हम किससे? साई से डिनोट करते हैं, साई से व्यक्त करते हैं, और इसी साई को हम क्या बोलते हैं? तरंग फलन कहते हैं। और तरंग फलन को स्टडी करने के बाद हमने उसके तरंग फलन के गुण देखे। क्या देखे थे? तरंग फलन के गुण। इसको हम स्टडी कर रहे थे, प्रॉपर्टी ऑफ वेव फंक्शन। तो कुछ प्रॉपर्टी हमने देख ली थी। चलिए इसको हटा देते हैं, 14 नंबर को वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कुछ प्रॉपर्टी हमने जो है इसमें देख ली थी। जैसे अगर हम बात करें कि तरंग फलन वेव फंक्शन कैसा होना चाहिए? सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, एकल मानी होना चाहिए। ये हमने देख लिया था, एकल मानी। दूसरा पॉइंट क्या था हमारा कि तरंग फलन कैसा होना चाहिए? सतत होना चाहिए, सतत होना चाहिए, एकल मानी होना चाहिए। तीसरा क्या पॉइंट बताया था कि इसके परिमित हो, तो तरंग फलन है कैसा होना चाहिए? फाइनाइट होना चाहिए, परिमित होना चाहिए। ठीक है, वो भी लिखते हैं। सिंगल वैल्यू, कंटिन्यूअस और फाइनाइट, ये तीन मेन प्रॉपर्टी होती हैं वेव फंक्शन की। ठीक है, तो इसके साथ साथ एक प्रॉपर्टी और हमने साथ में बता दी थी आपको। कौन सी थी वो? कि इनके जो आंशिक अवकलज होते हैं वेव फंक्शन के, जैसे वेव फंक्शन क्या है? साइन। क्या मान लिया हमने? साइन मान लिया। तो अवकलज का मतलब डिफरेंशियल फॉर्म में क्या हो जाएगी? डेल साइन ओवर डेल टी। टी के रेस्पेक्ट में अगर हम इसका डिफरेंशियल कर दें तो क्या जाएगा? डेल साइन ओवर डेल टी। तो अगर ये वेव फंक्शन कैसा है? सतत है, तो इनके आंशिक अवकलज भी कैसे होने चाहिए? सतत होने चाहिए। वो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। तो यहाँ पर आंशिक अवकलज कैसे होने चाहिए? सतत होनी चाहिए। ये प्रॉपर्टी थी आपकी। अच्छा चलिए, अब जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी क्या है? एक पॉइंट है इसमें, वो देखिए जरा क्या होता है कि अगर साई लिखा हुआ है, क्या लिखा है? साई। तो साई जो होता है वो तरंग फलन के आयाम को व्यक्त करता है। किसको व्यक्त करता है? तरंग फलन के आयाम को व्यक्त करता है। और ए पॉइंट मानना, और ये है बी पॉइंट। मॉड साई स्क्वायर जो होगा, क्या होगा? मॉड साई स्क्वायर जो होगा वो तरंग फलन की प्रायिकता को प्रदर्शित करता है। तरंग फलन की प्रायिकता ये होती है मॉड साई स्क्वायर। क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ वेव फंक्शन। और अगर साई है, मॉड साई है, साई है केवल, तो क्या होगा आपका? वेव फंक्शन, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव फंक्शन। ठीक है, ये वैल्यू आपकी ये हो गई इसकी प्रॉपर्टी। अब इसको मैं हटा दे रहा हूँ। अब इसके आधार पर दो शर्त निकलती है। कौन कौन सी देखी जाए? तरंग फलन के लिए दो शर्त। तरंग फलन के लिए शर्त क्या होगी सर?
मैंने शायद प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर लिया था कौन कौन सी शर्त होती है। देखो दो शर्त होती है, एक तो होती है नॉर्मलाइजेशन जिसको बोलते हैं प्रासामान्यीकृत की शर्त या प्रासामान्यीकरण, ठीक है, और दूसरी जो शर्त होती है वो होती है लाभविकता वाली, ऑर्थोगोनल, ठीक है। तो देखो कौन कौन सी होती हैं। नंबर 1 प्रासामान्यीकृत, ठीक है, या प्रासामान्यीकरण की शर्त। प्रासामान्यीकरण, नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या होती है, तरंग फलन के लिए जो प्रासामान्यीकरण की जो शर्त होती है वो निम्नलिखित होती है। तरंग फलन एक मिनट चलिए ठीक है। देखिए कि तरंग फलन के लिए प्रासामान्यीकरण की शर्त निम्नलिखित है। क्या होगी सर कंडीशन, देखिए फॉर्मूला क्या होता है इसका, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट लिमिट साइन स्टार dv की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 1 वैल्यू आनी चाहिए। वेव फंक्शन है जहाँ साई क्या है वेव फंक्शन और साई स्टार क्या है उस तरंग फलन का संयोग में है। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, जहाँ साई क्या है तरंग फलन साई क्या है आपका तरंग फलन है और साई स्टार क्या हो जाएगा तरंग फलन का संयोगी। अब देखिए जरा इसको, ये नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन हो गई आपकी। अगर तरंग फलन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है यानी वेव फंक्शन दिया गया हो तो आप इसको हल करके अगर उसकी वैल्यू कितनी आती है 1, कितनी वैल्यू आ जाती है उसकी 1 लिखा है। अगर उसकी वैल्यू 1 आ जाती है तो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आपको प्राप्त होती है, वो ये होता है कि अगर आप वेव फंक्शन की वैल्यू आप 1 यानी कि वो वेव फंक्शन कैसा है नॉर्मलाइज्ड है, तो उस वेव फंक्शन यानी उस तरंग फलन के अंदर 101% 110% कण उपस्थित होगा। उस वेव फंक्शन के अंदर कोई ना कोई कण उपस्थित होगा अगर वो वेव फंक्शन कौन सी कंडीशन को फॉलो कर रहा है, नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन को फॉलो कर रहा है। इस चीज़ को हम यहाँ पर लिखेंगे, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। देखिए यदि तरंग फलन प्रासामान्यीकरण की शर्त प्रासामान्यीकरण की शर्त का पालन करता है तब उस तरंग फलन के अंदर उस तरंग फलन के अंदर
100%, 100% यानी 100%, 100% कण उपस्थित होगा, 100% कण उपस्थित होगा। 100% पार्टिकल विल बी प्रेजेंट इनसाइड द वेव फंक्शन इफ वेव फंक्शन फॉलो द नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। ओके, अगर जो तरंग फलन है वो प्रासामान्यीकरण की शर्त को मानता है, उसका पालन करता है, तो उस तरंग फलन के अंदर 100%, 100% कण उपस्थित होगा। ठीक है, तो ये नॉर्मलाइजेशन कंडीशन हमने देख ली। अब देखते हैं दूसरी कंडीशन, ऑर्थोगोनल। ठीक है, चलिए देखिए क्या है ऑर्थोगोनल या लांबिकता, लांबिकता भी बोलते हैं। ऑर्थोगोनल की, ठीक है, लांबिकता की शर्त या ऑर्थोगोनल की कंडीशन क्या होती है? वे तरंग फलन के लिए अपनी तरंग फलन के लिए लांबिकता की शर्त निम्नलिखित है। लांबिकता की शर्त निम्नलिखित है। क्या क्या है देखिए जरा, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, साई स्टार डीवी, बस छोटा सा डिफरेंस रहता है कि नॉर्मलाइजेशन में यहाँ पर कितनी वैल्यू आती है 1, और यहाँ पर ऑर्थोगोनल में कितनी वैल्यू आ रही है इसमें 0। बस सिंपल है कि अगर वेव फंक्शन को आप हल करेंगे, अगर उसकी वैल्यू 1 आ गई, देन वी कैन से द वेव फंक्शन फॉलो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। इफ द वैल्यू 0 देन वेव फंक्शन फॉलो ऑर्थोगोनलिटी या लांबिकता। ठीक है ना, इस प्रकार से हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखो केवल किसका डिफरेंस है, 0 या 1 का। 1 आ गया तो नॉर्मलाइजेशन, 0 आया तो ऑर्थोगोनलिटी हो जाती है, लांबिकता की शर्त हो जाती है। बस ये चीज़ें। अब जैसे उसमें लिखा था कि अगर तरंग फलन नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन को फॉलो करता है तो 100% पार्टिकल विल बी प्रेजेंट इनसाइड द वेव फंक्शन। ठीक है, यहाँ पर क्या था, विल नॉट बी प्रेजेंट। अगर तरंग फलन लांबिकता की शर्त का पालन करता है, ऑर्थोगोनल है वेव फंक्शन, तो फिर उसके अंदर कण 100% उपस्थित नहीं होगा। ठीक है, ये लिख देंगे इस प्रकार तरंग फलन यदि लांबिकता, तरंग फलन यदि लांबिकता की शर्त को या शर्त का पालन करता है, लांबिकता की शर्त का पालन करता है, तब उस तरंग फलन में कण उपस्थित नहीं होगा।
कण उपस्थित बाकी साई और साई स्टार वही है जो नॉर्मलाइजेशन वाली कंडीशन में हमने लिखा है। साई तरंग फलन और ये साई स्टार उस तरंग फलन का संयुक्त, ठीक है। ये हमारी दोनों कंडीशन कंप्लीट हो गई हैं, इसको आप नोट कर लेंगे वीडियो पॉज करके, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, इसको हटा दूँ मैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है कॉम्पटेंट इफेक्ट। आपका कंप्लीट हो गया। उसी के साथ साथ हमने आपको एक टॉपिक का नाम बताया था, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। स्टार्ट करते हैं उसको। चलिए प्रकाश वैद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो प्रकाश वैद्युत प्रभाव में किसी शुरुआत इसकी जो की थी वो हर्ट्ज वैज्ञानिक, जो हर्ट्ज मात्रक होता है हर्ट्ज, इसने स्टार्ट की थी। इसने विद्युत चुम्बकीय विकिरण और जो विद्युत चुम्बकीय विकिरण के जो मैक्सवेल के जो नियम थे उनका अस्तित्व सही बताने के लिए ये बताया था कि जब किसी परावैंगनी प्रकाश को किसी धातु की सतह पर, किसी परावैंगनी प्रकाश को किसी धातु की सतह पर आपतित कराया जाता है तो उस धातु की सतह से क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। लेकिन इन्होंने क्या किया कि बस इतना करके बाकी आगे का काम छोड़ दिया, बहुत सारी चीज़ उस एक्सपेरिमेंट को आगे नहीं बढ़ाया, ठीक है। केवल कितना बताया था कि किसी परावैंगनी प्रकाश को आप किसी धातु की सतह पर जब आप आपतित कराते हैं तो उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। इतना बता दिया उन्होंने और इससे ज़्यादा उन्होंने नहीं बताया। उसके बाद एक और वैज्ञानिक आए, लेनिन करके नाम क्या है, तो उन्होंने थोड़ा और बोल दिया। उन्होंने क्या बता दिया कि ये बताया कि जो परावैंगनी प्रकाश है उसको जब आप किसी धातु की सतह पर आपतित कराते हैं तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन तभी संभव है जब एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति पर ही, निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति के परावैंगनी प्रकाश को आप उस धातु की सतह पर आपतित कराएंगे। बस इसमें निश्चित आवृत्ति के शब्द और इसमें जोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने भी क्या कर दिया, उसको छोड़ दिया प्रैक्टिकल को। लास्ट में जाके आइंस्टीन ने अपने कई सारे इसमें कॉन्सेप्ट दिए, वर्क फंक्शन के बारे में बताया और भी कई सारी चीज़ें बताई। आइंस्टीन का एक समीकरण भी उन्होंने इसी के संबंधित दिया, तो उसको फिर जाके कंप्लीट किया गया। इस प्रकार से हम इसको यहाँ पर पढ़ते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव के बारे में। तो सबका जिसने प्रैक्टिकल अपना जो भी इसमें किया उन सबको मिला करके एक अलग से थ्योरी जनरेट की गई और तब ये जो है आपका प्रकाश वैद्युत प्रभाव एक पूरा टॉपिक तैयार हुआ और इसको फिर ये अस्तित्व में आया। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो क्या है, एक चित्र छोटा सा बनाना पड़ेगा। चित्र इसमें देखिए बनाते हैं क्या है चित्र। बोर्ड तो दिख रहा है ना पूरा, ठीक है।
आज आंधी आ रखी है बहुत तेज। चलिए कोई बात नहीं, आप पढ़िए। संग्राहक प्लेट उधर वाली, ठीक है, ये आपकी इसको बोलते हैं उत्सर्जक प्लेट, एमिटर प्लेट। ये है आपका डायग्राम, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, ये उत्सर्जक जो प्लेट है ये धातु की प्लेट भी कहलाती है। ठीक है, ये आपका डायग्राम सिंपल सा है, कोई इसमें ज़्यादा अलग से स्पेशल नहीं लगाया। एक क्या लगा दिया, एक हमने एक धातु की प्लेट ले ली, ठीक है, जिसको हम उत्सर्जक प्लेट भी बोलते हैं धातु की प्लेट को, और दूसरी एक क्या ले ली, संग्राहक प्लेट ले ली। इनको क्या एक वैक्यूम वाली जो निर्वात नली होती है उसमें हमने क्या कर दिया, इसको रख दिया, ठीक है। और एक वोल्टेज लगा दिया हमने, और एक हमने अलग से बैटरी का इसमें प्रयोग कर लिया जिससे, और इसको हमने धनात्मक में जोड़ दिया, और ये हमने कैसे जोड़ दिया, संग्राहक प्लेट को ऋणात्मक में जोड़ दिया। ठीक, एक वोल्टेज अलग से अप्लाई किया है, ये हमने अलग से बैटरी यहाँ पर चेंज की, एक अलग से बैटरी अप्लाई कर दी है हमने, RH रियो स्टेट धारण RH अप्लाई कर दिया। अब देखिए इसमें होता क्या है कि इस उत्सर्जक प्लेट पर क्या गिरते हैं, फोटोन गिरते हैं। जो धातु की प्लेट है जिसको हमने उत्सर्जक प्लेट भी बोला है, उस पर फोटोन क्या करते हैं, आते आपतित होते हैं। और जैसे ही फोटोन आपतित होते हैं, तो जैसा कि इसकी थ्योरी है कि जब किसी, देखो प्रकाश प्रभाव घटना क्या होती है, वो जब उसकी थ्योरी समझ में आ जाएगी ना, क्लियर हुई, लिख लोगे तो अपने आप ये जो चित्र दिखाई दे रहा है ना कि ये एरो क्या है, ये इधर क्या जा रहा है, सारी चीज़ क्लियर हो जाएंगी। क्या होती है सुनो पहले, फिर इसमें लिख लेंगे कि जब एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु के पृष्ठ पर आपतित या धातु की प्लेट पर आपतित होता है, तो उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ मैं, जब एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश, जब एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश धातु की प्लेट पर आपतित होता है, तो उस धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। इस घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। ये चीज़ हम अब यहाँ से देखो, ये फोटोन इस पर आपतित हो रहे हैं इस प्लेट पर, तो इस प्लेट से किसका उत्सर्जन होगा, इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन किधर जा रहे हैं, इस संग्राहक प्लेट की तरफ। इस प्लेट को संग्राहक क्यों कहते हैं, क्योंकि कलेक्टर प्लेट, कलेक्टर का मतलब संग्राहक, तो कलेक्टर का मतलब कलेक्ट करती है, किसको कलेक्ट करती है, ये इन इलेक्ट्रॉनों, इसलिए इसको क्या बोला गया, संग्राहक प्लेट बोला गया। ठीक है, तो इस चीज़ को हम अब डायग्राम आपको बना लिया होगा। अब मैं इधर लिख दे रहा हूँ, जब दिक्कत क्या है कि जब एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति, जब निश्चित आवृत्ति से
आवृत्ति का प्रकाश निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश धातु की प्लेट पर आपतित होता है। आपतित होता है तो उस धातु के पृष्ठ से तो इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। यह घटना क्या कहलाती है? प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहलाती है। एक सिंपल सा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, आगे और अच्छे से स्टडी करेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि जब फोटोन गिरता है धातु के पृष्ठ पर तो इलेक्ट्रॉन क्यों बाहर आता है। उसका कारण सीधा सा है, फोटोन क्या है? एक पार्टिकल की तरह हम यूज़ करते हैं। हालांकि एक चीज़ फैक्ट याद रखना कि अगर आपसे कोई पूछता है कि फोटोन का ब्राह्म द्रव्यमान कितना होता है, फोटोन का ब्राह्म द्रव्यमान कितना होता है? 0। कितना होता है? 0। फोटोन का जो ब्राह्म द्रव्यमान है रेस्ट मास है वो 0 होता है, लेकिन जब वह गति करता है लगभग प्रकाश के वेग से, प्रकाश फोटोन के रूप में ही जो है ट्रैवल करता है, तो उस वक्त उसका वो एक कण की तरह व्यवहार करता है, उस वक्त उसका द्रव्यमान 0 नहीं होता है। तो यहाँ पर जब फोटोन गति करता हुआ धातु की प्लेट पर आता है, गिरता है, तो वह उसके पास एनर्जी होती है। फोटोन की एनर्जी कितनी होती है? E बराबर h न्यू। तो अपनी जो एनर्जी होती है वो अपनी एनर्जी का जो किसको ट्रांसफर कर देता है? उस धातु के पृष्ठ पर जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित है उसको ट्रांसफर कर देता है। जब जो इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ था दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा, तो जब उसको एनर्जी मिलती है तो उस एनर्जी पाकर क्या जाता है? फ्री हो जाता है। जब फ्री होगा इलेक्ट्रॉन तो वह धातु की सतह से क्या जाएगा? अलग, मतलब उत्सर्जित होने लगता है, अलग होने लगता है। ये कारण है कि फोटोन अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देता है किसमें? उस इलेक्ट्रॉन में, इसलिए उत्सर्जित होने लगता है। चलिए देखिए वापस आते हैं। पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। यह घटना प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहलाती है। ठीक, ये आपको सामने पूरा है। मैं इसको हटा दे रहा हूँ डायग्राम को इधर। अब देखिए जरा कि जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं उन इलेक्ट्रॉनों का नाम क्या होता है? फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? जो इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से उत्सर्जित हुए हैं, मतलब धातु की सतह से जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए हैं उनका नाम क्या होता है? फोटो इलेक्ट्रॉन। और इस जब इलेक्ट्रॉन गति करता है, उत्सर्जित हो गया इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है ना, तो जब इलेक्ट्रॉन गति करता है तो क्या प्रवाहित होती है? विद्युत धारा। तो जो इलेक्ट्रॉनों की गति कर जो विद्युत धारा उत्पन्न हुई है परिपथ में, उस विद्युत धारा को भी क्या बोलते हैं? प्रकाश विद्युत धारा या फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। ठीक है, इस चीज को हम लिख लेंगे। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन फोटोन नहीं, फोटो इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। जबकि इन इलेक्ट्रॉनों के कारण, जबकि इन इलेक्ट्रॉन के कारण परिपथ में प्रवाहित होने वाली क्षीण धारा, अल्प और तो मिनिमम वैल्यू करंट होता है, क्षीण धारा
प्रकाश वैद्युत धारा कहलाती है। प्रकाश वैद्युत धारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहलाती है। ठीक है, ये हो गया आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का थियोरेटिकल पार्ट। ठीक है, अब इसमें कुछ प्रैक्टिकल रिजल्ट जो थे उनको भी डिस्कस करेंगे और उसके बाद देखते हैं कि आइंस्टीन का ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या समीकरण निकलता है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ठीक है, ओके, तब तक स्टडी करते रहिए और कोई डाउट हो तो मुझे आप व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हो। ठीक है, ओके।